नमस्कार साथियों, मैं पूर्णिमा पाटिल पत्रकार हूँ और आज आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ एक बहुत ही बड़े लेकिन बहुत ही अच्छे डॉक्टर जो बिल्कुल मानवीय सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे डॉक्टर पवन कुमार झा। इनसे हम मिलने जा रहे हैं और इनके बारे में इतनी सारी डिग्रियां हैं इनकी, इतना कुछ इनके बारे में है। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। और आज हम चाहते हैं कि हमारे जो श्रोता हैं, दर्शक हैं, बहुत सी समस्याओं से, स्वास्थ्य समस्याओं से गुजर रहे हैं, और यदि आपकी हमें कुछ अच्छी टिप्स मिलेगी, उपयोगी टिप्स और कुछ जानकारियाँ मिलेगी, तो मुझे लगता है कि ये हमारे श्रोताओं के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। तो सर, मैं चाहती हूँ कि आप पहले थोड़ा सा बताइए कि आप तो अभी नागपुर के विवेका हॉस्पिटल में 2 साल से हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये नेफ्रोलॉजिस्ट भी हैं और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हैं। और आप कहाँ से, इसके पहले आप कहाँ थे नागपुर में आने के पूर्व, थोड़ा सा बताइएगा। सबसे पहले नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर प्रणव कुमार झा है। मैं एक नेफ्रोलॉजिस्ट, जैसा मैडम ने बताया, नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। नेफ्रोलॉजी वो स्पेशलिटी है मेडिसिन की जो किडनी की बीमारियों के साथ डील करती है, जैसा आपने बताया इससे जी। और किडनी ट्रांसप्लांटेशन भी उसी का एक पार्ट है जी। तो मेरी कहानी लंबी है। मेरे पिताजी का गवर्नमेंट जॉब था, तो हर 3-4 साल में हम ट्रांसफ़र होते रहते थे जी। तो ये अलग अलग जगहों पे स्कूलिंग्स हुई और इनफैक्ट मेरा नागपुर से भी एसोसिएशन रहा है पहले भी। मैंने MBBS यहीं से किया था। और फिर उसके बाद मैं MD करने के लिए, MD मेडिसिन करते हैं हम, उसके लिए मैं कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मैंगलोर, KMC मैंगलोर से मैंने किया था। ओके। फिर वो करने के बाद जो सुपर स्पेशलिटी डिग्री होती है हमारी, DNB नेफ्रोलॉजी, वो मैंने मणिपाल हॉस्पिटल बैंगलोर में है, वहाँ से मैंने किया था। अच्छा। ये सारी डिग्रियां करने के बाद फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ। दिल्ली में गुड़गांव में मेदांता हॉस्पिटल है। अच्छा, हाँ, वेदांता तो बहुत नाम है। जी। मैं वहाँ पे करीब 2011 से लेके और 2022 तक वहीं पे था। अच्छा। और उसके बाद मुझे बस लगा कि दिल्ली से बाहर जाना है, तो अपना घर जैसा मुझे नागपुर ही लगा। तो नागपुर के ही है तो बिल्कुल। तो फिर इसीलिए मैं नहीं, और नागपुर तो बहुत लकी है ना कि आप जैसे डॉक्टर उनको मिले। तो ये तो यहाँ के जो रहने वाले हैं उनके लिए तो एक बहुत बड़ा बोन है, ये एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ऊपर वाले कहिए कि ये सब लिखा हुआ है। तो मैं अल्टीमेटली यहाँ पे आया जी। हाँ। और अभी 2 साल से मैं यहाँ पे विवेका के साथ एसोसिएटेड हूँ जी। और नहीं, विवेका हॉस्पिटल तो नागपुर का बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ बहुत अच्छी सेवा कार्य चल रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर कि ये जो आप नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और ये किडनी से संबंधित समस्याओं को आप सॉल्व करते हैं, लेकिन मेरा ये पूछना है कि कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूरोलॉजी जो रहती है और जो नेफ्रोलॉजी, इसमें क्या थोड़ा सा अंतर कुछ होगा, जो आप प्लीज बताइए। ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है जी। क्योंकि ये अक्सर होता है कि यूरोलॉजी वाले मरीज हमारे पास आ जाते हैं और नेफ्रोलॉजी वाले मरीज यूरोलॉजी के पास चले जाते हैं। और मुझे लगता है ये बाकी स्पेशलिटीज में भी होता है जी। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डियक सर्जन, ये 2 अलग अलग ब्रांच है जी। उसी तरह से नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी जो है, नेफ्रोलॉजी किडनी के स्पेशलिटी का मेडिसिन वाला ब्रांच है। ओके। और यूरोलॉजी किडनी के स्पेशलिटी का सर्जरी वाला ब्रांच है। अच्छा। तो अब फॉर एग्जांपल जो यूरोलॉजिस्ट जो डे टू डे चीज़ों में डील करते हैं और जो बीमारियों को देखते हैं और उसको करेक्ट करते हैं, वो जो प्रोस्टेट की बीमारी हो गई, प्रोस्टेट का बहुत, स्टोन की बीमारी हो गई, ट्रांसप्लांटेशन या किडनी स्टोन हुआ तो वो करेंगे जी। अच्छा, आपका हमारा डायलिसिस वगैरह हमारा जी, तो हमारा भी किडनी स्टोन में रोल आता है, लेकिन वो कुछ एक परसेंटेज वाले लोगों में, जहाँ पे उसका मेडिकल वर्कअप वगैरह की जरूरत रहती है। तो जी। और हमारा जो मेन किडनी का जो नेफ्रोलॉजी सेक्शन के अंदर आप कहें क्या क्या चीजें आती हैं, तो उसमें कभी क्रिएटिन बढ़ जाना जो अमूमन आप सुनते हैं, तो वो
दो तरीके की होती हैं, एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं या क्रॉनिक किडनी डिजीज कहते हैं। अच्छा। फिर डायलिसिस की सेवाएं जो होती हैं वो हमारी तरफ आती हैं। अच्छा। ट्रांसप्लांटेशन की सेवा, क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। तो ट्रांसप्लांटेशन में एक सर्जिकल पार्ट होता है और बाकी मेडिकल पार्ट होता है। ओके। तो सर्जिकल पार्ट जो है वो ट्रांसप्लांट सर्जन या यूरोलॉजिस्ट वो करते हैं। अच्छा। बाकी लेकिन उसका जो मेडिकल पार्ट है, ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स को मैनेज करना ट्रांसप्लांट से पहले और उसके बाद में जिंदगी भर, वो काम हमारा रहता है। अच्छा। तो आइए, तो डॉक्टर मेरे को ये पूछना है कि जब ट्रांसप्लांट होता है तो उसके बाद यानी हमेशा जिंदगी भर उनको बराबर चेकअप कराते रहना पड़ता है या फिर वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं? जी, आपकी दोनों बातें सही हैं। वो एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं क्योंकि उनकी किडनी की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अच्छा। तो आप उन्हें देख के बता नहीं सकते कि ये मरीज थे या इनका ट्रांसप्लांट हुआ। लेकिन उनको रेगुलर चेकअप की जरूरत है। ये बात भी सच है। ओके। शुरू में थोड़ा बहुत क्लोजली ये चीज करनी पड़ती है। मतलब जैसे पहले साल में जब ट्रांसप्लांट होता है, हर महीने 2 महीने में चेकअप होते हैं। जी। आगे जाके इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और 3 से 6 महीने में चेकअप होती है। तो और लेकिन वो लाइफ लॉन्ग चेकअप की जरूरत पड़ती है और दवाइयाँ भी लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है। जी। पर डॉक्टर, इसका यानी सक्सेस रेट क्या रहती है ट्रांसप्लांट की? ट्रांसप्लांटेशन का सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। अभी आजकल की जो ट्रांसप्लांट की दवाइयां हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स कहते हैं हम इन्हें। अच्छा। इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। मान के चलिए कि फर्स्ट ईयर का सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 98% है। अच्छा। और जो ट्रांसप्लांटेशन में, जैसे आप फर्ज कीजिए कि 100 लोगों का आपने ट्रांसप्लांट किया आज, लिविंग ट्रांसप्लांट, और अगर आप आज से 17 साल बाद देखते हैं तो 50% लोगों की किडनियां काम करती रहती हैं। अच्छा। हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट भी हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इससे पहले मेदांता में था, तो जो कि एक ट्रांसप्लांट प्रेडोमिनेंट सेंटर है। वहाँ पे हम लोग मान के चलिए कि 25 से 30 ट्रांसप्लांट हर महीने होते हैं। एवरी मंथ साल के करीब 250-300 ट्रांसप्लांट होते हैं। तो वहाँ हमारे पास पूरा डेटा है और जो वहाँ का डेटा मैं बता रहा हूँ, जो हमने एनालाइज भी किया हुआ है, कि सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 97-98%। और हमारा जो आप कहेंगे कि सबसे पुराना पेशेंट आपने कितना पुराना देखा हुआ है, तो मेरे कुछ ऐसे पेशेंट भी हैं जिन्होंने बाहर बहुत पहले ट्रांसप्लांट कराया है, तो वो 25-25, 30-30 साल। ओह, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये चीज है। तो ये जो मतलब जो डायबिटिक लोग रहते हैं, यदि वो ट्रांसप्लांट कराते हैं तो क्या वो भी सक्सेस रेट उसकी भी ज्यादा रहती है? हाँ, देखिए, डायबिटीज जो है, डायबिटीज अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के सारे अंगों को इन्वॉल्व कर देती है। बिल्कुल। खासकर जब उसने किडनी को इन्वॉल्व कर दिया तो समझ जाइए बाकी अंग भी इन्वॉल्व हैं। तो सक्सेस रेट की जहां तक बात करें तो डायबिटीज में भी है। अच्छा। उतना ही है। लेकिन डायबिटीज के मरीजों में हार्ट की प्रॉब्लम होने के चांसेस, स्ट्रोक होने के चांसेस ये ज्यादा रहते हैं। और ये उनकी लाइफ लॉन्ग रहती ही है ट्रांसप्लांट करने के बाद भी। क्योंकि ट्रांसप्लांट से उनकी किडनी ठीक हो जाती है, बट ट्रांसप्लांट से उनकी डायबिटीज नहीं ठीक होती। डायबिटीज के लिए एक अलग तरीके का ट्रांसप्लांट, वो एंडोक्राइन प्रॉब्लम है तो वो तो एंडोक्राइन प्रॉब्लम है तो चलती रहेगी। लेकिन उनकी जो डायबिटीज के मरीजों की मोर्टेलिटी, अगर वो डायलिसिस पे ही रहे मान लीजिए, तो वो ट्रांसप्लांट करने के मुकाबले काफी ज्यादा है। अच्छा, ओके। अब मैं ये सिर्फ डायबिटीज की बात नहीं बताऊंगा आपको। अगर मान लीजिए एक नंबर 100 पेशेंट्स का आप ट्रांसप्लांट करें और 100 पेशेंट्स की डायलिसिस शुरू करें और आज से फॉलो करें उनको 10 साल के लिए, तो ऐसा देखा गया है कि मोर्टेलिटी जो डायलिसिस पे है उनके ऑलमोस्ट 70% है और जो ट्रांसप्लांट पे है उनके सर्वाइवल 80% है। जस्ट अपोजिट हो जाता है। अच्छा। तो डॉक्टर, ऐसे मैंने देखा है कि कुछ ऐसे डायबिटिक पेशेंट हैं, वो यानी हफ्ते में 3-3 दिन डायलिसिस करवाने जाते हैं और उनकी हार्ट प्रॉब्लम भी है, ब्लड प्रेशर भी है उनको, तो वो तो थोड़ा कंट्रोल में उन्होंने सब रखा हुआ है। लेकिन हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस करा के जब वो आते हैं, फिर भी मैं जैसा सोचती थी कि शायद वो बहुत ही उनकी एनर्जी लेवल कम रहेगा या वो मतलब बिल्कुल ही बिस्तर पे रहेंगे, पर ऐसा मैंने उनको देखा नहीं है। तो ये कैसे क्या डायलिसिस के बाद इतना मतलब वो लोग एनर्जेटिक रहते हैं? बिल्कुल। देखिए, ये क्वेश्चन का सवाल का आंसर जानने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि डायलिसिस की जरूरत पड़ क्यों जाती है। देखिए, हमारे शरीर में जैसे किडनी फेल हुआ, यूरिया, क्रिएटिनिन और कई ऐसे पदार्थ होते हैं जो
शरीर के अंदर जमा होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं जी। तो जब ये नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचाने लग जाते हैं तब हमें डायलिसिस की शुरुआत करनी पड़ती है। बिल्कुल, हाँ, तो ये गंदगी है शरीर की। हाँ, हाँ, हाँ। तो इससे पहले जब डायलिसिस की शुरुआत हुई थी, आज से करीब 50 साल पहले की बात है, उस समय कुछ ऐसी स्टडीज हुई थी जिसमें ये देखा गया था कि ये स्टडी किया गया था कि कितनी डायलिसिस की जाएगी हफ्ते में जिससे कि मरीज की तबीयत अच्छी रहती है। तो उसमें उन्होंने जो कैलकुलेशंस किए उस हिसाब से ये पाया गया कि 4-4 घंटे की हफ्ते में 3 बार वाली डायलिसिस सबसे उपयुक्त है। अच्छा, हाँ, हाँ। तो 4-4 घंटे की। तो इसीलिए हम हर सेशन 4 घंटे की हफ्ते में 3 बार आइडियल डायलिसिस होनी चाहिए। 2 बार वाली डायलिसिस वाला सबसेट बहुत ही छोटा है। वो कुछ ही पेशेंट हैं जो 2 बार वाली डायलिसिस में ठीक रहते हैं। अच्छा। अब आपने जो ये सवाल पूछा कि 3 बार की डायलिसिस के बाद भी वो अच्छे कैसे रहते हैं, तो मेरा जवाब ये है कि 3 बार डायलिसिस की वजह से वो अच्छे रहते हैं। ओके, अच्छा। अब फर्ज कीजिए कि आप यानी डायलिसिस यदि वो न कराते तो उनकी हालत क्या होती है? शरीर की गंदगी है ना। अब देखिए, आप मान लीजिए घर में कूड़ा कचरा जमा होता है। बिल्कुल। अगर आप हफ्ते में 3 बार निकाले, 2 बार निकाले, 1 बार निकाले, तो घर सबसे साफ और अच्छा कब रहेगा? 3 बार वाले में। वैसी ही चीज यहाँ पर इसमें भी यही होता है। तो ये इसमें जैसे कई बार क्या होता है कि कईयों का यूरिक एसिड बढ़ गया, तो फिर वो असर करता है क्या किडनी पर? तो यूरिक एसिड का किडनी पे असर नहीं आता है, बल्कि ये उल्टा है। अच्छा। किडनी फेलियर की वजह से या किडनी डिस्फंक्शन कहते हैं, उसकी वजह से यूरिक एसिड की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है। अच्छा। तो जो डायलिसिस के मरीज हैं, डायलिसिस से यूरिक एसिड, पोटेशियम, ये सारी चीजें निकलती हैं। बिल्कुल। वो उसको क्लीन करने में मदद करता है। जी। तो यदि डॉक्टर हम चाहें कि हम एक हेल्दी किडनी रखना है हमको, तो हमको उसके लिए क्या केयर लेनी चाहिए? यानी एक आम लोगों को ये हमेशा चिंता रहती है कि बहुत पानी पियो। कई बार बताया जाता है, डॉक्टर बोलते हैं देखो किडनी पे असर पड़ेगा, पानी खूब पिया करो। फिर कई बार ऐसा भी मैंने देखा कि कई लोग बहुत पानी पीते हैं तो वाटर रिटेंशन हो जाता है और उनके पैर वैर में सूजन आ जाती है। तो बड़ा कंफ्यूजिंग ये बात है, ये थोड़ा समझाइए। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो सबसे पहले किडनी के स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? जी। किडनी की जो बीमारी होती है जी, उसमें कुछ चीजें हैं जिसे हम कहते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, कुछ चीजें हैं जिसे हम कहते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। कहने का अर्थ यह है कि अब नॉन मॉडिफाइबल का मतलब आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। अब जैसे जेनेटिक्स है, हम अपने जेनेटिक्स जीन्स जो हैं हमारे अंदर ऑलरेडी हैं, हम उसे नहीं कुछ कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमारे पेरेंट्स को डायबिटीज है तो ऑलरेडी हमारे अंदर डायबिटीज के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। वो लेकिन आप हटा नहीं सकते। बिल्कुल। वैसे ही जेंडर, अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। वो जो है सो है। बिल्कुल। राइट। तो लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स जो मॉडिफाइएबल होती हैं, जैसे अपना वेट कंट्रोल करके रखना, ये एक मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर है। ओके। स्मोकिंग, अल्कोहल ये अवॉइड करना, ये एक मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर है। जी जी। नहीं, ये बहुत काम की बात बता रहे हैं, क्योंकि जो हमारे आम दर्शक हैं उनके लिए ये सब चीजें यानी दे विल बी केयरफुल। हाँ। तो ये एक टिप्स हैं आपकी सब कि यानी हम स्मोकिंग ना करें, जो ये अल्कोहल का सेवन ना करें, और यानी अपने हेल्थ को थोड़ा वेट का ख्याल रखते हुए उसको कंट्रोल में रखें। नमक की मात्रा कम रखना, यानी ब्लड प्रेशर कम रखना, क्योंकि किडनी के जैसे आप जानते ही हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे बहुत से श्रोता भी जानते हैं कि किडनी की बीमारी होने के और उसके प्रोग्रेस होने के सबसे जरूरी कारणों में से, सबसे मुख्य कारणों में से डायबिटीज और हाइपरटेंशन आता है। ये दोनों का असर, यानी जिनको डायबिटीज और हाइपरटेंशन है, दे शुड बी केयरफुल, क्योंकि किडनी पे असर हो सकता है। तो आपको, अब जैसे हम मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की बात कर रहे थे, उसमें हम फिर से आते हैं। अब डायबिटीज है किसी को, आप उसको कुछ कर नहीं सकते है डायबिटीज, लेकिन डायबिटीज को कंट्रोल करना बिल्कुल एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। जी जी। हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जिसको आप, जिससे आप किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं। अगर आप नहीं करेंगे, मान लीजिए कि नहीं मैं नहीं करता, तो फिर आप अल्टीमेटली वो किडनी की बीमारी बढ़ेगी, अगर नहीं है तो आएगी, और अल्टीमेटली वन विल लूज द किडनी। तो डॉक्टर, कई बार मैंने ऐसा देखा है कि कई लोग, जैसे हमारे शरीर में 2 किडनी होती है, पर कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों की एक किडनी काम नहीं करती है, कुछ कारण से वो एक ही किडनी पे उनका शरीर चलता रहता है। तो वो कई बार कईयों का मैंने
मैंने कुछ मेरे जान पहचान के, उनमें से मैंने एक का देखा है कि वो करीब 72 वगैरह ईयर की हैं, और उनकी एक है या दो, ये तो मुझे नहीं मालूम, परंतु उनकी किडनी 50% काम कर रही है। तो इसको आप कैसे समझाएंगे? जी, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हमसे पूछा जाता है। जब भी मरीज आता है हम उसे बताते हैं कि आपकी किडनी में खराबी है, तो क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, मान लीजिए क्रिएटिनिन 3 है किसी का, और उन्होंने कहा जो नॉर्मली 1 रहना चाहिए, और उन्होंने कहा कि मैंने बताया उनको कि आपका क्रिएटिनिन 3 है, आपकी किडनी में खराबी है, तो उनका अक्सर एक क्वेश्चन होता है, क्या मेरी दोनों किडनी में खराबी है या मेरे एक ही किडनी में खराबी है? अच्छा। तो ये मैं समझा देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ कि अगर आपकी एक किडनी पूरी खराब होगी, मान लीजिए पूरी फेल होगी, एक ही किडनी, और दूसरी किडनी पूरी नॉर्मल है, जी, तो आपका क्रिएटिनिन नॉर्मल रहेगा। अच्छा। क्योंकि भगवान ने ऐसे बना के भेजा है हमें कि एक किडनी, इसीलिए जब भी किडनी ट्रांसप्लांट होता है तो डोनर के पास एक ही किडनी रह जाती है। अच्छा, नेचुरली रिसिपिएंट को भी एक ही किडनी मिलती है, लेकिन दोनों की जिंदगी नॉर्मल चलती है। तो अगर किसी का क्रिएटिनिन बढ़ा है, तो ये समझ जाइए कि उनकी दोनों किडनी में इन्वॉल्वमेंट है, एक किडनी में नहीं है। अच्छा। अगर डायबिटीज से मान लीजिए क्रिएटिनिन बढ़ा है, तो दोनों किडनी की इन्वॉल्वमेंट है, वो एक किडनी से नहीं है। एक किडनी की इन्वॉल्वमेंट रेयर सर्कमस्टेंसेस में होती है, जैसे मान लीजिए स्टोन अटक गया, या जैसे आपने बताया कि बचपन से एक ही किडनी थी, एक छोटी थी या थी ही नहीं, तो ये ऐसे हैं जहाँ पे एक ही किडनी है आपकी, और एक किडनी से ही पूरी जिंदगी निकल रही है, और आपको कई बार पता भी नहीं चलता है, क्योंकि नॉर्मल है, क्रिएटिनिन भी नॉर्मल है, सब नॉर्मल है। आप जांचें कराते हो, रेगुलर अल्ट्रासाउंड में दिखा कि एक ही किडनी थी, है ना? तो वैसे पर यदि वो 50% काम कर रही है, तो फिर उनकी आगे की जिंदगी ठीक बीतेगी? 50% काम करना एक अलग चीज है। अब जैसे मान लीजिए क्रिएटिनिन 100% काम करते हुए 1 है, 1 से 2 पहुंचते पहुंचते 50% फंक्शन कम होता है, तो वो दोनों किडनी का होता है। और अगर मान लीजिए किसी की एक ही किडनी है, और एक ही किडनी नॉर्मल थी और क्रिएटिनिन 1 था, अब उसकी क्रिएटिनिन 2 हो गया है, तो वो तब उस किडनी का फंक्शन भी कम हो गया है। अच्छा। अगर वो एक किडनी ठीक से काम करेगी पूरी, तो वो क्रिएटिनिन जो है वो टस से मस नहीं होगा, वहीं पे आराम से नॉर्मल रहेगा। अच्छा। तो हम ये जो परसेंटेज ऑफ फंक्शन कहते हैं, ये दोनों किडनीज का मिला के हम देखते हैं सब कुछ। ओके। अच्छा, तो यदि किसी की किडनी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके क्या सिम्टम्स शुरू होते हैं जिससे कि वो केयरफुल हो जाए? राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि किडनी की बीमारी 2 तरीके की होती है। एक होती है एक्यूट किडनी इंजरी। एक्यूट किडनी इंजरी का मतलब है कि आपकी किडनी 1 महीना पहले मान लीजिए बिल्कुल नॉर्मल थी, अब अभी उसमें खराबी आ गई, हो सकता है वो स्टोन से आई, हो सकता है इन्फेक्शन से आई, हो सकता है कोई पेन किलर्स वगैरह से आ गई, तो इसमें आपका क्रिएटिनिन बढ़ता है। इसमें सिम्टम्स बहुत जल्दी आते हैं। तो इसमें जैसे भूख कम लगना, उल्टियां आना, पेशाब कम हो जाना, ये सारे इसके लक्षण होते हैं। अच्छा। यानी उस समय उन्होंने तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली जो क्रॉनिक किडनी डिजीज है, क्रॉनिक किडनी डिजीज का मतलब काफी टाइम से किडनी धीरे धीरे खराब होते गई है, जैसे डायबिटीज में होता है, हाइपरटेंशन में होता है। अच्छा। तो ऐसे में जो है वो सिम्टम्स बहुत ज्यादा आते नहीं है शुरू में। अच्छा। तो और जब तक आते हैं सिम्टम्स, तब तक गाड़ी आगे ज्यादा खराब हो गई होती है। तो इसीलिए जैसा आप कह रहे थे कि आप अपनी किडनी को हेल्दी रखने के लिए और क्या कर सकते हैं, तो किडनी की 2-3 छोटी टेस्ट होती हैं। एक सीरम क्रिएटिनिन जिसे किडनी फंक्शन टेस्ट में आता है, एक यूरिन में प्रोटीन नापने का, और एक ब्लड प्रेशर। अगर ये 3 चीजें आपकी ठीक हैं, तो आपकी किडनी हेल्दी है। यानी ये है कि जब लोग ब्लड टेस्ट कराते रहते हैं जी, और कई बार डायबिटीज वाले अपना शुगर टेस्ट कराते हैं, तो उन्होंने, मेरे को लगता है जो आपके ये किडनी वाले टेस्ट ये भी साथ में कराने चाहिए। बिल्कुल मैडम। उसमें खासकर मैं एक बात पे स्ट्रेस देना चाहूंगा कि क्रिएटिनिन पे सबकी नजर है, और आजकल जनता जागरूक हो गई है किडनी की डिजीज के बारे में, लेकिन लोगों को अभी तक प्रोटीन, यूरिन में प्रोटीन आना, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि किडनी की बीमारी के शुरुआती लक्षणों में से एक ये है। अच्छा, तो ये प्रोटीन क्यों आता है? ये हमारे किडनी में लाखों छन्नियां होती हैं, जिनसे यूरिन ब्लड जो छनता है और यूरिन बन के निकलता है।
उन छन्नियों में से प्रोटीन निकलना शुरू होता है और वो प्रोटीन नॉर्मली एब्जॉर्ब होता है, लेकिन किडनी की बीमारी हो जाने की वजह से वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, तो इसलिए वो बाहर निकलने लग जाता है। तो वो एक छन्नियों की बीमारी को दर्शाता है। अच्छा। ये शुरुआती स्टेज रहती है किडनी इन्वॉल्वमेंट की। अच्छा, तो ये जो पैरों में जो स्वेलिंग वगैरह आ जाती है, पहले तो मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो लोग बोलते रहते हैं हमारा पैर सूज गया, मालिश करवाते हैं, कहीं कुछ कराते हैं, और काफी देर बाद पता चलता है कि वो सब का कारण किडनी थी। तो ये पैर सूजन जो है ये भी एक सिम्टम है क्या? बिल्कुल, पैरों में सूजन आना, भूख कम लगना, हीमोग्लोबिन नहीं बनना, अनीमिया परसिस्टेंट रहना, ये सारे, पेशाब कम होना, ये सारे किडनी, सांस फूलना, जैसे सांस फूलना ज्यादातर हमारे दिमाग में रहता है कि सांस फूलना मतलब हार्ट की सिर्फ प्रॉब्लम है। अच्छा। ऐसा नहीं है। आपको किडनी भी देखनी चाहिए। और पैर सूजना भी, पैर सूजने के कई रीजन हो सकते हैं, बट किडनी उसमें से एक प्रमुख रीजन में से आता है। अच्छा। ये आपने बहुत अच्छा बताया, क्योंकि कईयों को ये प्रॉब्लम्स रहती पर वो समझ नहीं पाते कि किडनी से रिलेटेड है। तो ये है। अच्छा, और आप किडनी को लेकर, जैसे बच्चे रहते हैं, फिर एक मिडिल एजेड लोग रहते हैं और एक ओल्ड लोग रहते हैं, तो इनके लिए कुछ अलग अलग कुछ ऐसी बातें आप बता सकेंगे कि जिससे? तो जैसे बच्चों का जहाँ तक सवाल है, तो उसमें यह है कि अगर बच्चों के पेरेंट्स में से किसी को या उनके फैमिली में किडनी की बीमारी है, तो किडनी का जरूर जांच होना चाहिए। क्योंकि हम नॉर्मली बच्चों की जांचें नहीं करते हैं इन सब चीजों के लिए। लेकिन अगर किडनी की प्रॉब्लम फैमिली में है, तो डेफिनेटली देखना चाहिए। अब एडल्ट हो, यानी किडनी की जो ये हेरिडिटरी भी हो सकता है। जी हाँ, ये आनुवंशिक हो सकता है। और कुछ बीमारियां हैं, जैसे ADPKD कहते हैं, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, वो एक आनुवंशिक बीमारी है। ऐसी कई तरह की बीमारियां होती हैं जो आनुवंशिक होती हैं, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जीन्स के थ्रू जा सकती है, विच इज नॉन मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर, जो हम बात कर रहे थे। और उसके बाद अब बच्चों का तो ये हो गया। अब एडल्टहुड में अगर आप आए, तो एडल्टहुड में जैसे आप किन लोगों पे ज्यादा, एक तो वैसे ही सबको एक टेस्ट करना चाहिए, साल में एक बार देखना चाहिए, बट जिनको ओबेसिटी है, जिनको डायबिटीज है, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनकी फैमिली में किडनी की बीमारी है, या जिनको पहले किडनी का एक्यूट किडनी इंजरी जो मैंने बताया था वो होके रिकवर कर गया, ये सारे लोगों का डेफिनेटली साल में एक बार क्रिएटिनिन, यूरिन प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए। बिल्कुल। यानी हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छी बात आपने बताई कि इतना खर्चा हम यदि दूसरे टेस्ट में करते हैं, और यदि हमें लग रहा है कि हमें डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है, तो किडनी के लिए भी थोड़ा केयरफुल होने के लिए ये सारे टेस्ट करवा लेने चाहिए। अच्छा, ये जो कई बार होता है कि डॉक्टर्स एस्पिरिन देते हैं, ब्लड थिनर, तो उससे क्लॉट्स न बने करके, तो कई बार ये किडनी से रिलेटेड कोई बात है क्या? नहीं, एस्पिरिन जो है वो एक ब्लड थिनर है, जैसा आपने सही बताया, और इसका यूज बहुत सारे कंडीशंस में होता है। हार्ट का सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है, इसके अलावा ब्रेन की कंडीशन से, स्ट्रोक वगैरह में इसका यूज होता है। तो ये क्लॉट फॉर्मेशन से बचाता है, इससे किडनी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। एस्पिरिन से जो उसका एक साइड इफेक्ट है वो ब्लीडिंग है, जैसे अल्सर्स वगैरह हैं, किसी को तो ब्लीड कर सकते हैं, बट वो किडनी के लिए एब्सोल्युटली सेफ है, किडनी में उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी जैसे बीच में आप बोल रहे थे कि जैसे हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो क्या है, बहुत सी लेडीज में ये समस्या है, जेंट्स में भी है, बट लेडीज में मैंने बहुत देखा है कि कईयों को हीमोग्लोबिन कम होता है, चक्कर आते हैं, फिर वो कुछ टेबलेट वगैरह खाते हैं, तो वो किडनी अफेक्ट हो सकती है क्या? ऐसे तो बहुत लोगों का हीमोग्लोबिन कम रहता है जी, तो उसके लिए हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? जी, तो जो आपने चीज बताई वो बिल्कुल ठीक है कि लेडीज में हीमोग्लोबिन कम होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, और ऐसा नहीं है कि अनीमिया का या हीमोग्लोबिन, अनीमिया मतलब हीमोग्लोबिन कम होना, तो ऐसा नहीं है कि अनीमिया का सबसे इम्पोर्टेंट कॉज जो है वो सिर्फ किडनी प्रॉब्लम है। सबसे कॉमन कॉज जो आयरन डेफिशिएंसी है, जो हमारे सोसाइटी में सच बहुत कॉमन है। लेडीज कई बार अपने खाने पे भी ध्यान नहीं देती हैं, प्लस एक रेगुलर मेंसेस जो होते हैं उसमें ब्लड लॉस होते हैं। तो ऐसे जो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया कहते हैं इसको, वैसी अनीमिया का ट्रीटमेंट सिंपल है कि आयरन देना पड़ता है, टैबलेट्स, राइट। और जो किडनी से संबंधित अनीमिया है वो सिर्फ आयरन की गोलियों से ठीक नहीं होता है, उसमें फिर हमें
कुछ स्पेशल हार्मोन्स रहते हैं, एरिथ्रोपोएटिन और ये वो देने पड़ते हैं। अच्छा अच्छा। तो हाँ, लेकिन अगर किसी का अनीमिया परसिस्टेंट है, ठीक नहीं हो रहा है, या अनीमिया के साथ और भी लक्षण हैं जैसे पैरों का सूजन वगैरह, तो उनको किडनी जरूर चेक करनी चाहिए। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो दूसरा मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे हमारे हार्ट की प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है तो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। अब किडनी तो ऐसी चीज है कि उसके लिए क्या है, यानी कुछ आपको लगता है कोई एक्सरसाइज से फर्क पड़ता होगा? या कोई एक्सरसाइज हमारे पूरे शरीर के लिए अच्छा है। हाँ। किडनी के लिए अलग से एक्सरसाइज नहीं आती, जो आप शरीर के लिए एक्सरसाइज करते हैं। क्योंकि देखिए अभी भी किडनी में भी जो सबसे किडनी के मरीजों में भी जो सबसे इम्पोर्टेंट और कॉमन कॉज मोर्टेलिटी का है वो हार्ट डिजीज है। अच्छा। तो इसीलिए हमारे किडनी के जितने पेशेंट हैं, चाहे वो डायलिसिस पे हो, चाहे डायलिसिस पे नहीं हो, चाहे जिनका ट्रांसप्लांट हो गया हो, उनको हम रेगुलरली एक्सरसाइज करने की हिदायत देते हैं, क्योंकि उससे आपकी किडनी और हार्ट दोनों सेफ रहेंगे। ओके ओके ओके। तो इसीलिए एक्सरसाइज रेगुलर करना ही चाहिए। जी जी। यानी अब आपसे बात करने के बाद एक बात तो बहुत मतलब अच्छी लग रही है कि यदि किसी को डायबिटीज है या किडनी प्रॉब्लम उसके साथ शुरू हो गई है, पर अब आप जैसा बता रहे हैं कि इतना एडवांस सब कुछ हो गया है कि वो अपनी जिंदगी आराम से डायलिसिस करके भी बिता सकते एक नॉर्मल लाइफ। पर यहाँ पर मेरे को एक थोड़ा प्रश्न है कि जब उनका ट्रांसप्लांटेशन के समय पर जो उनको डोनर जो रहता है उनका पूरा मैचिंग नहीं हुआ तो बाद में वो भी प्रॉब्लम्स आती, और फिर वो कहाँ से लाएंगे यदि उनको कोई उनका ऐसा नहीं है जो अपनी किडनी देना चाह रहा हो, तो क्या उसके अरेंजमेंट हो जाते हैं? नहीं, तो जैसा आपने कहा ट्रांसप्लांट दो तरीके के होते हैं। एक होता है जिसे हम डिसीज डोनर ट्रांसप्लांट कहते हैं। डिसीज का मतलब जिनकी किसी की डेथ हो गई और उन्होंने डोनेट किया, जो कि बहुत ही नोबल कॉज है। और दूसरा होता है लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट, जिसमें कि आपसे रिलेटेड कोई व्यक्ति हैं जो सामने आते हैं और वो किडनी देते हैं, और दोनों ही ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हैं। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली लिविंग डोनर जो है फैमिली में जरूरी नहीं है कि हर बार आपको मिल जाए। हो सकता है ब्लड ग्रुप में मैच न करे, या हो सकता है जो डोनेट करना चाहते हो उनको खुद ही कोई बीमारी है, जैसे शुगर की बीमारी है, तो नहीं डोनेट कर सकते हो। और जो डिसीज डोनर ट्रांसप्लांट है वो एक ऐसा आपको ये है तरीका है जिससे अगर आपके पास डोनर नहीं भी हैं तो आपको किडनी मिलती है। अच्छा। लेकिन सबसे जरूरी चीज यहाँ बोलने वाली ये है कि जैसे हमें ऑर्गन डोनेशन के लिए अपने आप को, जैसे मैं डेथ हो गया मेरा, मैं डोनेट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमें रजिस्टर करके रखना चाहिए। ओके, नहीं हमें पहले से अपने विल में या कहीं पर रजिस्ट्रेशन। आजकल कार्ड आती है, डोनर कार्ड है, देयर आर साइट्स जहाँ पे गवर्नमेंट की साइट है, नोटो की वेबसाइट है। अच्छा। और मोहन फाउंडेशन है। अच्छा। ये ऐसे वेबसाइट है ऑनलाइन जहाँ पे आप जाके और रजिस्टर कर सकते हैं। अच्छा। और वो रजिस्टर करके वो आपको एक कार्ड मिलता है। ओके। और प्लस आप अपने फैमिली को भी आपको बताना पड़ेगा। अच्छा। कि मेरा ये विल है कि मेरी डेथ हो जाने के बाद मेरा ऑर्गन यूज किया जाए, ऑर्गन डोनेट किया जाए। जी जी, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, तो ये कितनी देर में मतलब डेथ के कितनी देर के अंदर वो किडनी दे देनी चाहिए? हाँ, तो जैसे डेथ होती है तो डेथ का मतलब ब्रेन डेथ। ओके। तो ब्रेन डेथ की जो क्राइटेरिया सेट है, ब्रेन डेथ, कार्डियक डेथ, दो अलग अलग होते हैं। उस ब्रेन डेथ की क्राइटेरिया के अनुसार उसमें हमें कुछ टेस्ट करते पड़ते हैं, कुछ क्राइटेरिया होते हैं ये कहने से पहले कि ब्रेन डेथ हो गया। उसमें न्यूरोलॉजिस्ट जो ब्रेन के डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट, वो डिक्लेयर करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो डिक्लेयर करने के बाद अब जो आप कह रहे हैं कि कौन कौन से ऑर्गन कितने जल्दी दे देना चाहिए, तो हर ऑर्गन का अपना टाइम ड्यूरेशन थोड़ा अलग अलग रहता है। किडनी 24-24 घंटे तक भी देते हैं, लेकिन ये जानने वाली बात है कि जितना डिले होता है उतना उसकी क्वालिटी जो है वो खराब होती चली जाती है। तो वो उतना उसका सक्सेस जितनी जल्दी ये सब हो जाए, जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। अच्छा। वो मरीज के लिए जिसको किडनी मिल रही है, फैमिली के लिए जो देना चाहते हैं। तो बस मैं एक डॉक्टर साहब एक और बात पूछना चाहती हूँ कि जो ये पोल्यूशन और जो हमारा खान पान है, ये सब चीजों का असर क्या किडनी के खराब होने पर पड़ रहा है? बिल्कुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये कई स्टडीज हुई हैं पिछले कुछ सालों में, जिसमें बताया गया है कि जो अर्बन पोल्यूशन है वो पोल्यूशन की वजह से कई बीमारियां हो रही हैं। अच्छा। जिसमें से कि सांस की बीमारी तो बहुत ही क्लियर है, उसके अलावा हार्ट से संबंधित, किडनी से संबंधित बीमारियां। अच्छा। ऐसा देखा गया है कि इन रीजन में रहने में किडनी के बीमारियों के ये बढ़ जाते हैं इंसिडेंसेस। तो और खान पान से तो लिंक्ड है ही, बिकॉज अब मान लीजिए
आप नमकीन चीजें बहुत खाते हैं या पैक्ड फूड खाते हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, प्रिजर्वेटिव्स मतलब नमक, तो आप नमक खाते हैं तो उससे आपका ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, उससे आपकी किडनी खराब होने के चांसेस बढ़ेंगे। तो ये सारे लिंक्ड हैं। यानी कि आजकल जो फास्ट फूड भी लोग बहुत खा रहे हैं, तो यानी मेरे ख्याल से ये कुछ नंबर बढ़ रहे हैं क्या किडनी क्या, ऐसा आपको लग रहा है? तो इसमें इसके दो आयाम हैं। एक ये है कि आजकल टेस्ट की सुविधाएं बहुत आसानी से मिल जाती हैं, पहले जैसा नहीं रह गया। अब आप घर बैठे बैठे बुलवा के टेस्ट कर सकते हैं, आपको घर बैठे बैठे लैब आ जाते हैं वैल्यूज। तो इसीलिए ये थोड़े डायग्नोज भी ज्यादा हो रहे हैं पहले के इसमें। और दूसरा, जैसे पॉपुलेशन बड़ा है तो आपको ये नंबर्स ज्यादा दिखेंगे ही। और तीसरा, जैसे आपने बताया भी कि जैसे पोल्यूशन, डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसे ये चीजें बढ़ती हैं, तो किडनी के भी मरीज, लोगों को आजकल कई कारणों से स्ट्रेस बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो किडनी के मरीज भी नेचुरली उससे बढ़ रहे हैं। ये दोनों आयाम है इस चीज के। ओके। अब आप कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को, तो बताइए। हाँ, मेरा एक ही संदेश है कि कभी भी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ओके। क्योंकि प्रिवेंशन चीप है जी, अच्छा है जी, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम से आगे बचाता है जी, और आपके खर्च, आपका हेल्थ, आपका वेल्थ, सभी चीजों का ध्यान रखता है। बिल्कुल। तो फर्स्ट स्टेप इज प्रिवेंशन। बिल्कुल। एक बार मान लीजिए प्रिवेंशन किया आपने, सब कुछ किया जो हमने अभी डिस्कशन किया, फिर भी अनफॉर्चुनेटली चीज बात नहीं बनी, आगे बढ़ी है, फिर भी हताश होने की जरूरत नहीं। क्योंकि आज की तारीख में इतने सारे ऑप्शंस हैं, जैसे हमने बात किया डायलिसिस, ट्रांसप्लांटेशन, और फ्यूचर में आने वाले 10, 15, 20 सालों में और कई नई चीजें आ रही हैं, जिससे हो सकता है ट्रांसप्लांटेशन से भी एडवांस चीजें हो जाएंगी। तो इसीलिए हिम्मत हारने वाली कोई चीज नहीं है, ट्रीटमेंट है, और उसको अगर अच्छे से फॉलो किया तो हम डेफिनेटली सक्सीड होंगे। और मैं फिर से ये प्लेटफॉर्म पे एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सबको आगे आना चाहिए, कि हम अपने आप को अपने डेथ के बाद ऑर्गन डोनेशन के लिए रजिस्टर अभी से करके रखें जी, ताकि किसी और को इसका बेनिफिट मिले। क्योंकि ये शरीर हमारे जीवन के बाद भी एक जीवन चलता रहेगा, क्योंकि ये किसी काम का नहीं है इसके बाद। ऐसा हो सकता है कि 2 किडनी है तो हम 2 जनों को दें, तो 2 जनों की जिंदगी। बिल्कुल यही होता है कि एक अगर कोई किसी की डेथ हुई और वो डोनेट करने के लिए तैयार हैं जी, तो सिर्फ किडनी नहीं, किडनी है, लिवर है, लंग्स हैं, कॉर्निया है, मतलब 7 से 8 लोगों का आप भला कर सकते हैं। जी। नहीं, बिल्कुल पुण्य का कार्य, आप इतना पुण्य का कार्य कर रहे हैं, तो मुझे लगता है हमारे श्रोताओं को भी आपने बहुत अच्छा संदेश दिया है, और मुझे पूरी आशा है कि सभी फॉलो इसको करेंगे। तो मैं श्रोताओं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और डॉक्टर साहब आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। तो आपके समय मैंने बहुत लिया, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी।